खबर बोलीविया से है, जहां पर राजधानी लापास के पास एल अल्टोस शहर में शुक्रवार को बोलीविया एयरफोर्स का एक हरक्यूलियस C-130 विमान भयानक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, 30 लोग जख्मी हो गए और बताया जा रहा है कि विमान लापास एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था, तभी रनवे से फिसलकर एल अल्टोस शहर की ओर बढ़ गया और सड़क पर चल रहे कई वाहनों से टकरा गया। हादसे के बाद सड़क पर एयरक्राफ्ट का मलबा दिख रहा है, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आई। अभी यह साफ नहीं है कि मरने वालों के जो शव मिले हैं वो विमान में सवार थे या फिर ये हाईवे में मौजूद गाड़ियों में थे। हादसे के वक्त विमान में बोलीविया की नई करेंसी रखी हुई थी, जो राजधानी लापास से दूसरे शहरों तक, बैंकों तक भेजी जा रही थी। हादसे के बाद पूरी सड़क पर नोट बिखर गए, जिन्हें उठाने के लिए लोग मौके पर जुट गए। घटनास्थल में मलबे को हटाने का काम जारी है और हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोलीविया के लापास में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बोलीविया की राजधानी से ये कार्गो विमान, बोलीविया एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान, अपने साथ नई करेंसी लेकर दूसरे शहरों तक जा रहा था, बैंकों तक पहुंचाने के लिए। तभी कोई खराबी आई तकनीकी, जिसके बाद ये विमान रनवे से सीधा हाईवे पर आ गया और हाईवे पे आने के बाद वहां पर मौजूद गाड़ियों से टकरा गया। अब इस हादसे में कई लोगों की जान गई है, कुछ लोग नोट उठाने में लग गए। इसके अलावा जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जान बचाने के लिए उधर भाग भी रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर लोग दूसरों को बचाने के बजाय कई लोग यहाँ पर जो नोट रखे थे, जो बिखर गया था इस हादसे के बाद, उसे लूटने में भी लग गए। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें कई लोगों की जान जा रही थी, कई लोग यहाँ पर लूट कर रहे थे। और इस पूरी घटना की तस्वीर जो सामने आई है वो ये बताती है कि कई बार लोग कितने असंवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना बोलीविया में हुई है, जहाँ पर लावास से एक विमान जो अपने साथ देश की नई करेंसी को लेकर देश के दूसरे शहरों तक पहुंचा रहा था, बैंकों तक पहुंचा रहा था, वो हादसे का शिकार हो गया। और वो जब हादसे का शिकार हुआ तो कोई खाली जगह नहीं थी, सीधे हाईवे पर जाकर गिरा और हाईवे में पहुंचने की वजह से वहां से जो ट्रैफिक मूवमेंट हो रही थी या ट्रैफिक जा रही थी, गाड़ियां जा रही थी, उनसे टकरा गया और टकराने के बाद कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त की आप तस्वीर देखिए, कई लोग यहाँ पर लोगों को बचाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग प्लेन के अंदर भागते इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अंदर जो करेंसी था वो बिखर गया और लोग नई करेंसी लूटने भी लग गए। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से एक महिला नीचे आकर गिरी, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे थे नोट लूटते हुए। देखिए किस तरह से नोट लूट रहे हैं, जेबों में डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ कई लोग हैं जो अपनी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनको बचाने के लिए कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया कि ज्यादातर जो उसमें मौतें हुई हैं ये वो लोग थे जो विमान में सवार थे या फिर जो गाड़ियों में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो असंवेदनशीलता की तस्वीरें भी ये हैं कि जहां पर लोग एक तरफ मर रहे थे, 15 लोगों की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे आए जो करेंसी लूटने के लिए आए। उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और जब विमान वहां पर हाईवे पर फिसला तब लोगों ने वहां से करेंसी लूट कर वहां से चले गए। वहीं इटली के मिलान शहर से भयानक हादसे की घटना सामने आई, जहां एक बेकाबू ट्राम अचानक पटरी से उतरकर सीधे एक बिल्डिंग से जा टकराई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार ट्रैम आई और सामने बिल्डिंग में जा घुसी। ट्रैम लगभग पलटने वाली थी लेकिन बिल्डिंग से टकराकर रुक गई। तो वहीं इस खौफनाक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, दमकल और कई एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा विटोरियो वेनेटो एवेन्यू पर हुआ, जहां ट्राम को सीधा उसी रास्ते पर आगे बढ़ना था, लेकिन तेज रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ट्राम दूसरे ट्रैक पर चली गई और बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इटली में एक भयानक हादसा हुआ। अब इस हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं वो इस ट्राम के अंदर मौजूद थे और देखिए कितनी तेजी से ये ट्राम आया और सामने ये अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते सीधा ये ट्राम जाकर वहां मौजूद इमारत से टकरा गई और इमारत से टकराने के बाद वहां रुक गया। गनीमत ये रही कि ये ट्राम पलटा नहीं। अगर पलटा तो आप सोचिए कि और कितने लोग इसमें जख्मी हो सकते थे या फिर जान जा सकती थी। लेकिन ये ट्रैफिक है, यहाँ पर आप देखिए ग्रीन लाइट भी है, तो कुछ गाड़ियां आगे भी जाती जो वक्त रहते शायद समझ गई होंगी, संभल गई होंगी, इसलिए गाड़ियां आगे नहीं गई और ये ट्राम सीधे बिल्डिंग से टकरा गई। आपको बता दें कि जो ट्राम की स्पीड होती है
वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सबसे ज़्यादा रखती आती है, यानी कि 20, 30, 25 तक ये चलती हैं। लेकिन शायद इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, जिस वजह से ये अपने नियंत्रण को नहीं रख पाए कंट्रोल, और नियंत्रण खो जाने की वजह से जो ट्राम का ड्राइवर था वो सीधे इस ट्राम को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि अफगानी फोर्सेस ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके लिए अफगानी मीडिया ने वीडियो भी जारी किया। अफगानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में पाकिस्तान के एंट्री ड्रोन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके सीज फायर तोड़ा है और अफगानी फोर्सेस ने उसका जवाब दिया। और प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला करने की हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो आप देख रहे हैं। आप सोचिए कि इसमें कौन कौन से इलाके चुने गए थे अफगानिस्तान की ओर से। इसमें एबटाबाद, जो कि एक बड़ा गैरिजन है, यानी कि बेस है पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा उसके करीब ही एक दो नौशेरा आप सोचिए एक और शहर है जहां पर हमला किया गया। ये जो सारे शहर चूज किए गए थे, चुने गए थे, ये सारे शहर जैसे स्वाबी है, ये सब आर्मी के बड़े बेसेस हैं। तो आर्मी के बेसिस को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। और अब देखिए कि निशाना भी कितना सटीक लगाया जा रहा है। और वहां पर अगर पाकिस्तान की सेना है, और पाकिस्तान की सेना के आखिरकार वो एंटी ड्रोन सिस्टम कहां है, वो रडार कहां पर है जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं? क्या एक भी रडार और एक भी उसका एंटी ड्रोन सिस्टम इन ड्रोन्स को रोक नहीं पाया, या उनको टारगेट को देख नहीं पाया, तलाश नहीं पाया? और अफगानिस्तान, सोचिए, तालिबान जिसे माना जाता है कि वो मध्यकालीन युग से आते हैं, उनकी लड़ाई की जो तकनीक है वो बहुत पुरानी है, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान जैसे इतने बड़े देश के ऊपर हमला करके, ड्रोन से हमला करके, एबटाबाद में हमला करके बता दिया कि उनको कितने घातक हो सकते हैं। अब बड़ी खबर, अफगानी और पाक फोर्सेस के बीच झड़प हुई है। डूरंड लाइन पर 13वां जिले में फायरिंग, और पख्तिका सूबे के 13वां जिले में दोनों की भिड़ंत। सुबह 3 बजे से दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पख्तिका वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था। तो पख्तिका के ही साथ लगे डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया, उनके चौकियों को तबाह कर दिया गया। तो डूरंड लाइन को तो अब मान ही नहीं रहे अफगानिस्तान, चाहे वो पख्तिका हो, खोस्त हो या पाटिका हो, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त लगातार या फिर नगरहार हो, ये सारे वो इलाके हैं जो डूरंड लाइन से सटे हुए हैं। और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से लगे हुए खैबर पख्तूनख्वा से नीचे की तरफ जब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ, ये पूरा इलाका इस वक्त अफगानिस्तान के लड़ाकों के कब्जे में नजर आता है, क्योंकि जब चाह रहे हैं तब वो हमला कर रहे हैं। तो वही अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान ने फिर से पाक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए। खैबर पख्तून के मिरान शाह और स्पिनवाम में अटैक अफगान फोर्सेस ने किया। वहीं ऑपरेशन रद अल जन भी शुरू कर दिया गया। तो लगातार अटैक इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फौजी वहां से अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार अटैक किया, लेकिन अब जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से लगातार अब रिटेलिएशन चल रहा है। लगातार अब पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर मिलिट्री बेसेस हैं, जहां पर उनकी चौकियां बनाई गई हैं। और ऐसे में बड़ा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान की फौज को उठाना पड़ रहा है। तो एक बार अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई मिलिट्री बेसेस को टारगेट करके दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, तालिबानी फोर्सेस हैं या तालिबानी लड़ाके कहेंगे, जो इस वक्त आपको वर्दी में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके कई सारे अलग अलग टुकड़ियां हैं और इसमें स्पेशल फोर्स है, जिसमें खालिद बिन वलीद जो एक फोर्स है उसके भी जवान यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि मैरून इन्होंने कैप पहना हुआ है और ये स्पेशल फोर्सेस मानी जाती है, अफगान तालिबान के लड़ाके हैं। और इनका काम होता है कि ये टुकड़ियों में जाते हैं और यही हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी पोस्ट पर जाकर उन पर कब्जा करते हैं, मारते हैं, फिर वापस आते हैं और जश्न मनाते हैं। और बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। अब पूरे पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन ड्रोन एक्टिविटी नहीं की जा सकेगी।
पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह की ड्रोन एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप पर ड्रोन से हमला किया और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि अफगानिस्तान के पास इतने आधुनिक ड्रोन तो हो नहीं सकते कि वो सरहद से इस्लामाबाद तक वो पहुंचा दे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अफगानिस्तान के लड़ाके बैठे हुए हैं और जब चाहे हमला कर रहे हैं। ولا مجاهدة ولا पाकिस्तानों वला खुली जंग का ऐलान हो चुका है। अफगान लड़ाके डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के होश उड़े हुए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के साथ साथ दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक करके सीज फायर तोड़ा, लेकिन जवाब देने के बाद अब तालिबान सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है। کله چې پر افغانستان تیری شوی اسلامي امارت تل هڅه کړې چې ستونزه د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي، خو هر ځل بیا تیری تکرار شوی دی. په تیرو مذاکراتو کې اوربند شوی و، خو هغه ته هم د پاکستان له لوري هیڅ اعتنا ونه شوه او ماتې کړ. موږ تل پرله پسې په سوله ایز حل ټینګار کړی او اوس هم غواړو چې ستونزې د خبرو د لارې حل پیدا کړو. अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही इस भीषण जंग में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। दुनिया की लड़ाइयां रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप इस बार भी दखल का मौका तलाश रहे हैं और पाकिस्तान को उकसा भी रहे हैं। Two of the people that I really respect a lot, and I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. पाकिस्तान खुद ये कबूल कर चुका है कि 24 घंटे के अंदर उसकी 53 से ज्यादा पोस्ट पर अफगानी फोर्सेस ने हमला किया है। इसी के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 3 शहरों में बम गिराए हैं। लेकिन हालत पाकिस्तान की ज्यादा खराब है। यही वजह है कि जुमे के दिन उजाला होने के बाद शहबाज शरीफ सबसे पहले रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर गए और वहां सिचुएशन रूम में हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि उसे इस कदर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसलिए अफगानियों के हमले के बाद आर्मी और सरकार दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन दिखावे के लिए लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं। जो अफगान तालिबान रजीम है उसने एक सो कॉल्ड एक्शन किया अलोंग विद द टेररिस्ट ऑफ फितना अल ख्वारिज। 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर दी ओपन फायर एंड फिजिकल रेड्स। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 23 सैनिकों की लाशें भी अफगान लड़ाके अपने साथ अफगानिस्तान वापस ले गए। इतना ही नहीं, अफगानी मीडिया की तरफ से अटैक की तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान ने फिर चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो उसे जवाब मिलेगा।
इस बीच अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत में साफ कर दिया है कि ये पाकिस्तानी हमले का जवाब था। फिर हमला हुआ तो पाकिस्तानी चौकियों का यही हश्र होगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने पुतला फूंका और वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं आज और बवाल बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी। और गिरफ्तार छात्रों के समर्थन में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तो जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर एक नया अपडेट आया है। आज आइसा ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। देर रात छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका और उनके जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी उसी के विरोध में ये छात्र इस वक्त प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। तो लेफ्ट से जुड़े तमाम छात्र संगठन आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं और प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। ये लगातार दूसरी रात है जब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। एक तरफ जेएनयू छात्र संघ है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और इन सब के बीच पिछले करीब 2 दिनों से हंगामा जारी है। देर रात भी जेएनयू के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका और पुलिस हिरासत में लिए गए छात्रों को जल्द छोड़ने की मांग दोहराई। अब आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है। मतलब ये कि आज भी ये मामला थमने वाला नहीं है। हमारे लोगों को डिटेन किया गया, लगभग 52 लोगों को डिटेन किया गया, 14 लोगों पर एफआईआर हुई और आज उन्हीं की रिहाई के लिए जेएनयू के बच्चे फिर इकट्ठे हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए। और जब तक उन्हें रिहाई नहीं मिलती, उनको बेल मिल गई है, उसके बावजूद जानबूझ के पुलिस उनका जो रिलीज प्रोसेस है उसको डिले कर रही है। जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत अपनी पुलिस का यूज करके पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को, फ्रीडम फाइटर्स को और स्टूडेंट्स को उस समय रोकती थी, उसी सेम तरीके से आज दोबारा ये सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये लड़ाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई रोहित ममुला, कोई पायल तड़वी फिर दोबारा से हमारे दरमियान से निकले। उस लड़ाई के लिए हमारा संघर्ष आने वाले दिनों में मजबूती से जारी रहेगा और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे सारी यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं करा लेते हैं। जेएनयू के छात्रों के हंगामे की शुरुआत गुरुवार को तब हुई थी जब जेएनयू छात्र संघ ने बिना इजाजत अपनी मांगों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। 2 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, यूजीसी के नए नियम लागू किए जाएं। दूसरी मांग, रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए और तीसरी मांग, जेएनयू की वाइस चांसलर को हटाया जाए। अपनी इन 3 मांगों को लेकर जेएनयू के छात्र गुरुवार को यूनिवर्सिटी कैंपस से एजुकेशन मिनिस्ट्री तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसकी इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स लॉन्ग मार्च निकालने की जिद पर अड़ गए और बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को थप्पड़ जड़े और ईंट पत्थर भी चलाए, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। मामला बढ़ा तो छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 14 छात्रों को अरेस्ट किया गया। हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने इन सभी को जमानत दे दी। जो है यूजीसी रेगुलेशंस को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए। दूसरा कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लगातार फंड किया जा रहा है और जेएनयू में जो लगातार फंड किया जा रहा है उस फंड को जो है कम किया जाए और हमारे यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाए। तीसरा, जो कैस्टिस्ट वीसी ने बयान दिया था उस बयान पे जो है वो माफी मांगे
इसके अलावा इस कैंपस से रेजिग्नेशन दे, क्योंकि इस कैंपस में उस जैसे जातिवादी संघियों की कोई जगह नहीं है। हालांकि मामले में बवाल अभी भी शांत होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है। जेएनयू के स्टूडेंट अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसीलिए एसोसिएशन ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए जेएनयू कैंपस में अब भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। और यूपी के गाजियाबाद में एक एक्स मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 हमलावरों ने सलीम पर चाकू से हमला किया। इस हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सलीम को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सलीम खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं। सलीम मुसलमान को लेकर दिए जाने वाले बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। वो इस्लाम और मुसलमानों की आलोचना करते रहते हैं और सोशल मीडिया में उनके 28,000 से ज्यादा व्यूअर्स हैं। अधिकांश वीडियोस में इस्लामिक सलीम ने कुरान, हदीस और पैगंबर की शिक्षाओं के ऊपर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। वो मोटरसाइकिल वाले दोनों उधर से आए थे और आकर 10 मिनट के बाद फिर वो वापसी गए। हमने कहा यार अभी होली का आया नहीं, 4-5 दिन बाकी है, ये लोग कहाँ से होली खेल के आए थे। तो कपड़े उनके कपड़े रंगे थे। हाँ जी, खून लगा हुआ था। नॉर्मल तरीके से गए हैं, ये नहीं भाग 10 मिनट में ही चले गए। 15 मिनट में काम करके गए हैं। गर्दन पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा गर्दन पर ज़्यादा चोट मारी है। पेट पे भी 3 जगह चाकू लगे हुए हैं, पेट लगे, मतलब बहुत। अली गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर बड़ी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी आज सबसे पहले सुबह 11:30 बजे राजस्थान के अजमेर में एक ऐसे वैक्सीनेशन मिशन की शुरुआत करने वाले हैं जो लड़कियों और महिलाओं का सर्विकल कैंसर से बचाव करेगी। पूरे देश में 1,15,00,000 लड़कियों को लगाई जाने वाली इस वैक्सीन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी आज अजमेर से करने वाले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को 16,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी देंगे। राजस्थान के बाद पीएम मोदी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस यूनिट का निर्माण रिकॉर्ड 2.5 साल में भी कम समय में पूरा कर लिया गया और इस प्लांट की पूरी क्षमता में आने के बाद भारत सेमीकंडक्टर और सर्वर स्टोरेज में दुनिया के नक्शे में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं और दोनों राज्यों में ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। एक मिशन स्वस्थ भारत के लिए है तो दूसरा मिशन भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। पीएम मोदी गुजरात में जहां माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर असेंबली की टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं राजस्थान में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर से बचाव के टीकाकरण के राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा आज राजस्थान के अजमेर से शुरू हो रही है, जहां राजस्थान को तो कई सौगातें मिलेंगी ही, साथ ही देश को भी हेल्थ सेक्टर का एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी आज HPV वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। भारत और दुनिया में महिलाओं के सर्विकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण HPV ही है। भारत में हर साल करीब 80,000 महिलाओं की मौत सर्विकल कैंसर से होती है। HPV वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी सर्विकल कैंसर रोकथाम वैक्सीन मानी जाती है। ये वैक्सीन कैंसर का कारण बनने वाले 70 से 90% HPV संक्रमणों से बचाव करती है। HPV वैक्सीन 9 से 26 साल की उम्र में सबसे अच्छा प्रभाव डालती है। भारत सरकार का टारगेट हर साल 14 साल के लगभग 1,15,00,000 लड़कियों को वैक्सीन देने का है। WHO की सिफारिश पर वैक्सीन 1 डोज में दी जा रही है। ये वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर,
पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए शुरू में 3 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद रेगुलर इम्यूनाइजेशन होगा। पीएम मोदी इसके साथ साथ राजस्थान को 16,660 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। साथ ही पीएम 21,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपने वाले हैं। पीएम मोदी की यात्रा का आज दूसरा पड़ाव है गुजरात, जहां अहमदाबाद से साणंद तक पीएम 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। साणंद में पीएम माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। साणंद ATMP प्लांट से भारत में बनने वाले पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू हो गया है। इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में किया था। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पास होने वाला पहला प्रस्ताव था। इसे 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ शुरू किया गया। साणंद प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाने पर करीब 5 लाख वर्ग फीट का क्लीन रूम एरिया उपलब्ध होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम में से एक बन जाएगा। इस प्लांट को AI और कंप्यूटिंग में मेमोरी और स्टोरेज की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत जब AI में लीडर बनने की दावेदारी कर रहा है, ऐसे में मेमोरी और स्टोरेज सर्वर के लिए रिकॉर्ड टाइम में इतने बड़े प्लांट का निर्माण बताता है कि मोदी सरकार संकल्प से सिद्धि के एक बड़े टारगेट को हासिल करने वाली है। और त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में नकली, सिंथेटिक और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बाजार में खपत भी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि त्योहार आते ही शहर शहर मिलावटखोर और माफिया एक्टिव हो जाते हैं। यूपी में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने ऐसे मिलावट माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। मऊ, बाराबंकी, चंदौली, शाहजहांपुर में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई और इस दौरान मिठाई मंडी, खोया मंडियों, बाजारों में छापेमारी की गई। साथ ही भारी मात्रा में नकली पनीर, मावा, दूध भी बरामद किया गया। तो वहीं भोपाल, हैदराबाद और इम्फाल तक मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की जा रही है। होली का मौसम है और इस मौसम में आप कोई ना कोई मिठाई जरूर खाते हैं, लेकिन इस बार आपको अपने इस शौक को पूरा करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार से आपके घर जो मिठाई पहुंच रही है, कहीं वो नकली तो नहीं, कहीं वो मिलावटी तो नहीं, कहीं वो आपको बीमार, बहुत बीमार करने वाली तो नहीं। होली के रंग में भंग डालने के लिए शहर शहर मिलावटखोर माफिया एक्टिव है, जो बाजार में हर दिन हजारों टन खाने पीने के नकली आइटम खपा रहे हैं, जो सीधे आपके घर पहुंच रहा है। त्योहार का सीजन आते ही बाजार में खाने पीने की डिमांड बढ़ते ही मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जो मोटे मुनाफे के लिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं। होली से पहले देश भर में एक बार फिर खाद्य विभाग की टीमें एक्शन मोड में है। शहर शहर छापेमारी कर मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। तस्वीरें बाराबंकी की हैं, जहां खाद्य विभाग एक्शन में आया तो नालियों में दूध बहने लगा, लड्डू सड़क किनारे फेंके जाने लगे। शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में आपकी सेहत को खराब करने वाला सामान मिला। रेड के दौरान खाद्य विभाग ने 400 किलो मिलावटी दूध, 220 किलो मिलावटी लड्डू और 150 किलो कचरी को नष्ट किया। वहीं चंदौली में भी मिलावटखोर माफियाओं ने हजारों टन नकली मावा बाजार में खपाने की तैयारी की थी। नकली मावा मंडी पहुंच भी गया था, लेकिन तभी खाद्य विभाग की टीम ने रेड मार दी, जिससे मिलावट माफिया का प्लान फेल हो गया। टीम ने यहां सैकड़ों किलो नकली मावा पकड़ा। टीम ने मौके पर ही मावे की जांच की और केमिकल टेस्ट करते ही नकली मावे की पोल खुल गई। छापेमारी की इस कार्रवाई से बाजार में नकली मावा खपाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद टीम ने एक पिकअप गाड़ी को भी पकड़ा, जिसमें 15 क्विंटल नकली मावा लदा था। यह नकली मावा बिहार और मिर्जापुर से लाया गया था, लेकिन खाद्य विभाग की सतर्कता के चलते नकली मावा लोगों के घरों तक पहुंचने से पहले पकड़ में आ गया। अभी बाहर के जिलों से, नौगढ़ से या सोनभद्र से, हाटा से, बिहार से नकली और मिलावटी खोया मुगलसराय में डंप किए जाने की सूचना मिली थी। इसी के क्रम में हमारी टीम यहाँ पर सुबह से लगी है। हमने अभी एक गाड़ी पकड़ी है, जिसमें लगभग 10-15 क्विंटल खोया है। हम उसके प्रारंभिक तौर पर जांच किए हैं,
जो खोया मिलावटी पाया जा रहा है उसके नमूने भरे जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय कराएगा। आगे इसमें इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई होगी। यूपी में मिलावट माफियाओं के खिलाफ 19 से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खोया, कचरी, नमकीन, घी और खाद्य तेल के नमूने जमा किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकान से लेकर फैक्ट्री तक छापेमारी कर रही हैं। के दृष्टिगत जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 19 तारीख से 28 तक हमारा अभियान है, जिसके अंतर्गत अभी तक खोया, कचरी, नमकीन, घी और खाद्य तेल इन सब के नमूने संग्रह किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और अभी तक 17 नमूने लिए गए हैं। आज भी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है एक मिठाई कारखाने पे, जिसमें अब तक 180 किलोग्राम खोए की जब्त किया गया है। उसके नमूने लेके जांच के लिए भेजा गया है और कुछ मात्रा में खोया नष्ट भी कराया गया है, जिसमें खराब होने की संभावना थी। कचरी और करीब 70 किलो कचरी ये रंगीन थी, जिसका नमूना लिया गया है और इसको जब्त कर दिया गया है। मऊ में शुक्रवार को फूड सेफ्टी टीम ने 17 जगहों पर रेड मारी। इस दौरान 180 किलो नकली खोया, 17 किलो रंगीन कचरी जब्त की गई। खाद्य विभाग जब्त माल के सैंपल को जांच के लिए भेज रहा है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। कुछ ऐसा ही हाल शाहजहांपुर में भी है। यहां भी होली के मौके पर हजारों क्विंटल नकली मावा खोया खपाने की तैयारी चल रही थी। मिलावटखोर माफिया बड़े पैमाने पर नकली खोया तैयार करके बाजार पहुंचा रहे थे। शुक्रवार को यहां खाद्य विभाग ने छापेमारी करके 1 क्विंटल खोया और 60 किलो नकली मिठाई बरामद की। मिलावट का ये खेल यूपी तक ही सीमित नहीं है। भोपाल की खोया मंडी में भी बड़े पैमाने पर नकली खोया खपाया जा रहा था। भोपाल के खजूरी सड़क टोल प्लाजा के पास से खाद्य विभाग ने 27 क्विंटल नकली खोया जब्त किया। ये खोया भोपाल के बाजार में सप्लाई करने के लिए लाया गया था। यही हाल हैदराबाद का भी है। यहाँ खोए की जगह नकली जिंजर गार्लिक पेस्ट में मिलावट का खेल चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करके नकली जिंजर गार्लिक पेस्ट सप्लाई करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 4000 किलो खुला और पैक नकली जिंजर गार्लिक पेस्ट बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मणिपुर में याओशांग फेस्टिवल से पहले फूड सेफ्टी टीम एक्शन मोड में आ गई है। फूड सेफ्टी विभाग ने इम्फाल के बाजारों में ड्राइव शुरू की है, जो बाजार में दुकानों के सामान की जांच कर रही है। देश भर में होली का खुमार छाया हुआ है। मथुरा और वृंदावन में जमकर होली खेली जा रही है। बरसाना और नंदगांव के साथ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी होली का रंग श्रद्धालुओं के सर चढ़कर बोल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु इन दिनों मथुरा और वृंदावन पहुंचे हुए हैं और जमकर होली का आनंद उठा रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्मस्थल परिसर में रंग, गुलाल, फूल और भक्ति की ऐसी बयार बह रही है कि पूरा वातावरण ही राधा कृष्ण के प्रेम रंग में सराबोर होता है। मथुरा में शुक्रवार को फूलों की होली खेली गई। इसके अलावा लठमार होली का रंग भी देखने को मिला। हुरियारों के और साथ ही हुरियारों ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। पास में से ही आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दूसरी बार आई हूँ मैं यहाँ होली खेलने। हम तो यहाँ पर 30 साल से खेल रहे हैं लठामार होली। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ये ब्रज की होली है, राधा इसमें 2 महीना से तैयारी करते, खूब घी खाते, मेवा खाते, तब जाके होली खेलते हैं। जैसे आंटियों ने लट मारा है, मजा आ गया। क्या लठमार होली होती है, घूम रहे हो, सारे लड़के डरे डरे भाग रहे हैं। बहुत खुशी सब जानकर। जो आप सब लोग भी ब्रज की होली खेलने जरूर आए। इस होली को देखने के लिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन स्वर्ग से देवता भी आते हैं। आप जिस तरह से लठामार होली का जो दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक का आनंद यहाँ पर सिमट के आ गया हो। आज जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। और वाराणसी में रंगभरी एकादशी पर भक्तों ने महादेव के साथ होली खेली। यहां गाने और गौना कराकर महादेव के आगमन पर यह वर्षों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव माता पार्वती का गौना कराकर जब पहुंचते हैं तो काशीवासी शिव परिवार पर रंग और गुलाल की बारिश कर देते हैं और इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत हो जाती है।
और उधर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में होली को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रंग गुलाल भी खेले गए। लोगों की मौजूदगी में होली का पावन पर्व चल रहा है और ये जामिया मिलिया इस्लामिया में होली मनाई जा रही है।